नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग जीव विज्ञान की श्रृंखला को शुरुआत करने जा रहे हैं। और जीव विज्ञान में सबसे पहले हम लोगों को आप लोगों को हम मानव सिस्टम के बारे में बढ़ाने का प्रयास करेंगे, मानव तंत्र को समझाने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को भी बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और एक एक करके हम लोग मानव तंत्र को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इस श्रृंखला के अंतर्गत मानव के पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पर वीडियो बनाने जा रहे हैं और यह वीडियो केवल इंट्रोडक्शन के लिए उद्देश्य से बनाया जा रहा है। हम लोग इस पर बहुत क्वेश्चन आंसर की प्राप्ति के लिए हम यह वीडियो आपको लोगों को नहीं दे रहे हैं। केवल मैं आप लोगों को पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम पाचन तंत्र पढ़ते चले जाते हैं लेकिन कैसे पाचन होता है, क्या चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे अंदर कंसेप्ट नहीं बन पाता है। तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक ऐसा वीडियो पूरा 15-20 मिनट का वीडियो बना दिया जाए जिससे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा दें और फिर इसके बाद पार्टिकुलर एक एक अंगों को लेकर के मैं आपको परीक्षा के लेवल से समझाने का प्रयास करूंगा और आपके सभी क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और यहाँ आपको समझ में भी आ जाएगा। तो मैंने दो उद्देश्य से इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को भी शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और मुझे मोटिवेशन देता है और मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र समझने का प्रयास करिए। देखो, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन। देखिएगा, मनुष्य जो भी अपने जीवन में खाता है, मनुष्य जो भी अपने दैनिक जीवन में खाता है वह 3 चीज़ों के अंतर्गत शामिल होता है। एक तो होता है, हम खाते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे क्या खाते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं। और क्या लेते हैं, वसा लेते हैं। जो भी हम खाते हैं इन्हीं के तीनों के अंतर्गत क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। अब देखिएगा, अब इन्हीं पोषक पदार्थों का, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा का, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्योंकि हम कुछ मुख में लेते हैं तो सब में सब कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं, तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब ये जब हमारे शरीर में जाता है तो इसे सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन्स जो होता है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और वसा जो होता है फैटी एसिड, क्या बोलते हैं, फैटी एसिड, फैटी एसिड, या इसी को हम बोलते हैं वसी अम्ल। क्या बोलते हैं, वसी अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। वसी अम्ल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, पाचन बोल देते हैं। अब समझिएगा, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये सरल कार्बनिक पदार्थ है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल गया हमारा भोजन, तो यही तो पाचन है। लेकिन क्या यह अपने आप हो जाता है, नहीं मित्रों। इसको करने के लिए वहीं, जैसे 2 लोगों को मिलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अरे अगुआ होता है ना, तो यहाँ भी वही काम करता है। जैसे एक होता है एंजाइम, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है सरल कार्बनिक पदार्थों में जल और एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट होते हैं, बदलते हैं। तो इसी चीज़ को हम अगर परिभाषा के रूप में बोलें तो कह देंगे कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का जल तथा एंजाइमों की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है।
समझ में आ गया होगा। आपको ये लिखना नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ लिखाऊंगा। इसका जब अगला पार्ट लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं आपको फिर से पुनः इन्हीं बातों को अच्छे से और समझाने का प्रयास करूँगा और लिखते हुए आपको लिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ हम केवल आपके दिमाग में, मैंने पहले ही बता दिया कि केवल आप कंसेप्ट क्लियर करिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा पाचन क्या होता है, मैंने बता दिया। अब इन जो पाचन होता है यह विशेष आर्गन्स में होंगे, विशेष अंगों में होंगे। तो जिन अंगों में ये क्रिया होगी तो उन अंगों का एक समूह बनेगा, एक जाल बनेगा। तो उसी अंगों के जाल को हम क्या बोल देते हैं, तंत्र बोलते हैं। तो हम कह देते हैं कि जिस जटिल भोज्य कार्बनिक पदार्थों का जल एवं एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तथा इस पाचन में भाग लेने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये आपको पाचन और पाचन तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है मित्रों। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए हम लोग जो ये पाचन की जो क्रिया होती है वह 5 चरणों में होती है। पाचन की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 5 चरणों में पूरी होती है। समझिए, देखो एक फिगर बना देता हूँ आपको साइड में समझने के लिए अच्छे से। देखिए ये मुख गुहा है, मान लीजिए ऐसे। देखो मित्रों, देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर हमारा लीवर होता है, ये लीवर होता है, यहीं पर पित्ताशय होता है और यहीं पर हमारा अग्नाशय होता है और ये भी यहाँ से आकर के मिला होता है। अब देखिएगा ये पाचन की क्रिया कितने चरणों में होती है, 5 चरणों में होती है। पहला क्या होता है, अंतर्ग्रहण, क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। समझिएगा, एक एक को बताऊंगा। दूसरा बात क्या होता है, पाचन। तीसरा क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। और चौथा क्या होता है, स्वांगीकरण। क्या होता है, स्वांगीकरण। और पांचवा क्या होता है, तो पांचवा हम लोग देखेंगे मल त्याग, या जिसे हम बहिर्त्याग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिर्त्याग। अब एक एक बिंदुओं को आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जब हम भोजन करते हैं तो पहले भोजन को कहाँ रखते हैं, मुख गुहा में रखते हैं। क्या रखते हैं, मुख गुहा में रखते हैं। तो मुख गुहा में रखना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। और इसके बाद देखिएगा जैसे ही मुख गुहा में रखेंगे तो यहाँ पाचन की क्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। अब यहाँ पर पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है और यहाँ भी पाचन होता है, आमाशय में पाचन होता है। इसके बाद छोटी आंत में पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद जब पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी तो छोटी आंत में और बड़ी आंत में भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है। अब अवशोषण के बाद मान लीजिए जो भोजन पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्ति होती है, अतिरिक्त ऊर्जा जो ऊर्जा प्राप्त होगा उस ऊर्जा का तो हमारे शरीर उपयोग करता है। जो अधिक ऊर्जा हो जाती है तो उसे पुनः जो है स्टोर कर लिया जाता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। उस ग्लूकोज को यकृत ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी वह सरल कार्बनिक पदार्थ, जो ग्लूकोज होता है सरल कार्बनिक पदार्थ हो जाता है। उस सरल कार्बनिक पदार्थ को पुनः जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लाइकोजन में बदल देता है मित्रों। और वह जब आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा की
तो यकृत पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो जो पोषक पदार्थों के स्टोर करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। और बाद में जो अपच भोजन पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट होता है, वह बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। और यह बड़ी आंत में जब जाता है तो इसके बाद यह शरीर से कहाँ निकाल दिया जाता है? बहिर्त्याग यानी मल के रूप में इसको हम क्या कर देते हैं? एनस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो यह पाचन की क्रिया कितने चरणों में पूरी हुई? 5 चरणों में पूरी हुई। अब देखिएगा, समझने का प्रयास करिए। देखिए, पाचन, देखिए पाचन एक तो होता है सहायक अंग। पाचन में हम लोग देखेंगे प्रमुख पाचक अंग। क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे प्रमुख पाचक अंग देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रमुख पाचक अंग। और एक देखेंगे सहायक अंग। देखिए प्रमुख पाचक अंग। समझिएगा, पाचक अंग। तो प्रमुख पाचक अंग देख लेते हैं और एक देखते हैं सहायक अंग। सहायक अंग, देखिए प्रमुख पाचक अंग में मित्रों आहार नाल आती है। क्या आती है? आहार नाल। आहार नाल। और इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें दांत आएगा एवं जिह्वा आएगी, जो मुख गुहा में होता है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर लीवर को ले लेते हैं और तीसरे नंबर पर यकृत को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? यकृत को। और इसमें हम पहले नंबर पर ले लेते हैं मुख गुहा। मुख गुहा। दूसरे नंबर पर हम लोग लेते हैं ग्रसनी ले लेते हैं, ग्रास नली ले लेते हैं, क्योंकि मुख गुहा से भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। ये मुख गुहा है, ये ग्रास नली है। इसके बाद भोजन इसमें जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? अमाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाशय बोलेंगे। और अमाशय से भोजन किस में जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। किस में जाएगा? छोटी आंत। और 5वें नंबर पर हम लोग देखेंगे फिर किस में भोजन जाएगा? बड़ी आंत में। जो वेस्ट होता है, अपच भोजन होता है, वह कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है और पुनः इसे शरीर से कहाँ निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये मुख्य पाचक अंग है और ये क्या है? सहायक पाचक अंग है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। आइए मैं इसको आप एक फिगर के माध्यम से इसको थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि कैसे पाचन होता है। हम लोग देखेंगे, एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पूरे पाचन तंत्र को समझिएगा मित्रों। देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं लीवर को। ये लीवर है। और यहाँ पर बना देते हैं पेनक्रियाज को, अग्नाशय को। ये आपका अग्नाशय है।
जो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। यहाँ पर यकृत से पित्तरस का स्रावण होता है और पित्तरस से कहाँ आता है, यह भी ड्यूडेनम में आता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अब देखिए इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। इसको बोलते हैं नासा मार्ग। क्या बोलते हैं? नासा मार्ग। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। इसको बोलते हैं ग्रास नली, या इसी को बोलते हैं फूड पाइप, और इसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया या श्वास नली। अब देखिए हम लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं अमाशय, स्टमच। क्या बोलते हैं? स्टमच या अमाशय। इसको बोलते हैं लीवर, या इसी को क्या बोलते हैं? यकृत, या इसी को क्या बोलते हैं? लीवर। इसको हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। इसको हम बोलते हैं अग्नाशय या पेनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय या पेनक्रियाज। अब देखिए ये होती है छोटी आंत। क्या होती है? छोटी आंत। और इसके बाद इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। मित्रों, छोटी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं और बड़ी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। हम आंत को भी डिटेल देंगे। देखिए छोटी आंत के 3 हिस्से, एक तो होता है ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। एक होता है जेजुनम। क्या होता है? जेजुनम। और एक क्या होता है? इलियम। क्या होता है? इलियम। और बड़ी आंत के भी कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। एक होता है सीकन। क्या होता है? सीकम। दूसरा क्या होता है? कोलन। और तीसरा क्या होता है? रेक्टम होता है। देखिए ये वाला भाग क्या कहलाता है? ड्यूडेनम कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्यूडेनम। डिओडेनम क्या कहलाता है? ड्यूडेनम कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये पूरा हिस्सा, तो इसको हम जेजुनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेजुनम बोलते हैं। और यह हिस्सा क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? इलियम। और बड़ी आंत का यह भाग क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। और ये हिस्सा पूरा क्या कहलाता है? कोलन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलन कहलाता है। और यह हिस्सा क्या कहलाता है? रेक्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टम। अब देखिएगा हम लोग कैसे भोजन का पाचन होता है, इसको समझिएगा। देखो मित्रों, हम जैसे यहाँ पर एक वाल्व होता है। देखिए यह इस क्षेत्र को ग्रसनी बोलते हैं, ये इसको श्वसनी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। जब हम भोजन को खाएंगे तो यहाँ पर 2 नलियाँ आ गई, तो भोजन स्वाभाविक है कि इसमें भी आ सकता है। तो भोजन के कण श्वास नली में न पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, वाल्व होता है। इस वाल्व को एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोला जाता है। एपिग्लोटिस, इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। और यहाँ पर भी एक वाल्व होता है कि यह कण आगे नासिका में न पहुँचे, तो यहाँ पर क्या होती है? यूयुला होता है। क्या होता है? यूयुला होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं पाचन की क्रिया। देखिए हम मुख में सबसे पहले भोजन को रखते हैं तो अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब मुख में जैसे ही भोजन को हम रखते हैं तो यहाँ पर दांत और जिह्वा होती है। मैंने बताया सहायक पाचक अंगों में, तो सहायक पाचक अंग में मैंने बताया कि यहाँ दांत और जिह्वा होती है। तो दांत और जिह्वा क्या करते हैं? भोजन को चीरने, फाड़ने और चबाने का काम करते हैं। भोजन को पेस्ट बनाने का काम करते हैं, यानी लुगदी बनाने का काम करते हैं। और जब हम भोजन को निगलते हैं तो निगलने से पहले जो भोजन की अवस्था हो जाती है वह बोलस कहलाती है। अब देखो यहाँ पर लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ भी होती हैं।
एक होती है पैरोटिड लार ग्रंथि, एक होता है सबमैंडिबुलर और एक होता है सबलिंगुअल। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। तो इनसे लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है, तो ये मुख में आते हैं और उस लार में 4 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। लार में कितने पदार्थ? 4 प्रकार के। देखो लार में एक तो पाया जाता है लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है? टाइलिन एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन एमाइलेज। इसके बाद देखिए एक अगला पदार्थ पाया जाता है डायस्टेज। क्या पाया जाता है? डायस्टेज पाया जाता है। और एक और अन्य पदार्थ पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। और दोस्तों ये किससे स्रावित होते हैं? लार से स्रावित होते हैं। लार में जो होता है 99% पानी होता है, जल होता है, और 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। अब देखो ये लाइसोजाइम यहाँ मुख गुहा में क्या करता है? तो लाइसोजाइम जो होता है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं या रोगाणुओं को मारने का काम करता है। जो छोटे छोटे जीवाणु वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं लाइसोजाइम से। टाइलिन और एमाइलेज टाइलिन एमाइलेज और डायस्टेज जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं, यानी मंड या जिसे हम कहते हैं स्टार्च, या इसी को हम क्या कहते हैं? चोकर या कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टेज में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? माल्टेज में बदल देते हैं। अब देखिएगा मुख्य रूप से अगर पूछेगा कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो हम क्या बताएंगे? टाइलिन या टाइलिन एमाइलेज बताएंगे। अब देखिएगा म्यूकस क्या करता है? म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। अब ये सारे पदार्थ जो होते हैं मुख गुहा में हम लोग देखेंगे तो भोजन को चबाएंगे तो वो एक अर्ध ठोस अवस्था का रूप धारण कर लेता है, और उस अर्ध ठोस अवस्था को हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। इसी बोलस को जब हम निगलते हैं तो निगलने से पहले की प्रक्रिया भोजन को बोलस कहलाती है। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि इस मुख गुहा में केवल किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स का। मैंने बताया था कि हम लोग जो खाते हैं वो कितने पदार्थ खाते हैं? 3 कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, एक प्रोटीन्स लेते हैं, और एक क्या लेते हैं? वसा लेते हैं। तो यहाँ केवल किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स का। और यहीं से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो मुख गुहा से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। जब मैं पढ़ाऊंगा पार्टिकुलर एक एक अंगों को तो आपको और डिटेल से बताऊंगा, केवल आप समझिए। यहाँ पाचन को एक इमेज बनाइए, आप एक कंसेप्ट बनाइए अपने दिमाग में, केवल समझने का प्रयास करिए। अब देखिएगा जब हम भोजन को, यहाँ याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। अब जब इस भोजन को हम निगलते हैं मित्रों तो भोजन यहाँ आता है, तो यहाँ एपिग्लोटिस भोजन को श्वसनी में जाने से रोक देगा, और इधर यूला है ये नहीं जाने देगा। अब भोजन ग्रसने से ग्रास नली में पहुँचता है, और ग्रास नली में भोजन धड़ाम से नहीं आता है इस आमाशय में, नहीं, ये कंट्री है। क्या है? कंट्री। जितनी बड़ी है, जितना बड़ा रहेगा उतना खाओगे। इसी कंट्री को क्या नाम देते हैं? आमाशय नाम देते हैं। अब देखिएगा तो इसमें इस ग्रास नली में भोजन जो है क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आता है। किस गति के तहत आता है? क्रमानुकुंचन। यानी जो आइसोफेगस नलिका होती है यह धीरे संकुचित होती है और फैलती है, संकुचित होती है और फैलती है। जब यह संकुचित होगी तो भोजन आगे बढ़ेगा, फैलेगी तो फिर पुनः आगे बढ़ेगा, फिर दबेगी तो फिर आगे बढ़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन गति। तो क्रमानुकुंचन गति से भोजन कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। अब देखिएगा हम लोग देखेंगे आमाशय में, तो आमाशय के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर समझिएगा मेरे मित्रों, भोजन जब आमाशय में आता है तो यहाँ सर्वाधिक देर तक 3 से 4 घंटे तक रहता है। भोजन सर्वाधिक देर तक कहाँ रखता है? 3 से 4 घंटे तक रखता है। लिखने का प्रयास मत करिएगा, केवल समझिए, क्योंकि मैं एक पार्टिकुलर सभी चीज़ों को आपको लिखवाऊंगा। केवल वीडियो को आपको ध्यान से सुनते रहना है। देखिए भोजन 3 से 4 घंटा कहाँ रहेगा? आमाशय में रहता है।
अब स्वाभाविक है कि भोजन 3-4 घंटा अमाशय में रहेगा। आप टंकी के पास या नल के पास भोजन को रख दीजिए और पानी डाल दीजिए, देखो वह तुरंत जो है सड़ने लगता है। तो हमारे भोजन जो है पेट में 3 से 4 घंटा रहेगा तो सड़ने लगेगा, बड़ी दयनीय स्थिति हो जाएगी, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भोजन को यहाँ 3 से 4 घंटा तक रहता है। अब देखिएगा भोजन से इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो जब भोजन इस आमाशय के भी 3 हिस्से होते हैं। देखो, एक होता है कार्डियक, एक होता है फुंडिक और एक होता है पाइलोरिक। तो आमाशय के 3 हिस्से होते हैं, इस बात को अभी छोड़ दीजिए, केवल आप समझिए। देखिए, अब जब भोजन इस आमाशय में पहुँचता है तो 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब इस आमाशय की आक्सिंटिक कोशिकाओं से, किन कोशिकाओं से? आमाशय की आक्सिंटिक कोशिकाओं से HCl का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? HCl का स्रावण होता है। लेकिन मित्रों समझिएगा, HCl की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ मान लीजिए, पहले देखो यहाँ पर म्यूकोसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या? म्यूकोसा। देखो वहाँ मैंने म्यूकस बताया था, मुख गुहा में म्यूकस बताया था, यहाँ म्यूकोसा बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? म्यूकोसा। तो यहाँ पर म्यूकोसा कोशिकाएं पाई जाती है और म्यूकोसा कोशिकाओं से म्यूसिन का क्या होता है? स्रावण होता है। और म्यूसिन कैसा होता है? क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी होता है मित्रों। अब ये म्यूसिन क्षारी होता है, तो म्यूकोसा कोशिकाओं से म्यूसिन का स्रावण होता है। तो यह म्यूसिन इस आमाशय पर पूरा क्या बना लेता है? एक परत बना लेता है। क्या बना लेता है? परत बना लेता है। अब इसके बाद इसमें किसका स्रावण होता है? HCl का स्रावण होता है। और HCl आप जानते हैं कि एक अम्ल होता है जिसका pH मान कितना होता है? 2 होता है। HCl का pH मान 2 होता है। अगर अम्ल और क्षार जब दोनों मिलते हैं तो यह मामला क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। यदि क्षार न होता तो यह अम्ल हमारे आमाशय को नष्ट कर देता, जीवन संभव न हो पाता। तो HCl को प्रभाव को कौन कौन निष्क्रिय कर देता है? म्यूसिन निष्क्रिय कर देता है। अब देख लेते हैं कि इस HCl का काम क्या है थोड़ा सा। तो HCl क्या करता है? भोजन को, यहाँ भोजन 3 से 4 घंटा रहता है तो सड़ने से बचाता है। क्या करता है? सड़ने से बचाता है। और भोजन के साथ आए हुए जीवाणु, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि मुख गुहा में जो लाइसोजाइम होता है वह भोजन के जीवाणुओं, भोजन के साथ आए हुए रोगवाहकों को मारने का काम करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। लेकिन कुछ ज़बरदस्त होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, वो नष्ट नहीं हो पाते हैं तो आमाशय में चले आते हैं। लेकिन आमाशय में जब आते हैं तो यहाँ HCl उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो जीवाणुओं को मारने का काम करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन को गलाने का भी काम करता है। कौन? HCl। एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर अभी ये मैंने नहीं बताया कि यहाँ किसका किसका पाचन हुआ, ये सब मैंने छोड़ दिया, केवल यहाँ HCl और म्यूसिन पर मैं फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए HCl क्या होता है। कभी कभी जो लोग शराब वराब पीते हैं तो यहाँ तो पहले से HCl है, अब शराब पिएंगे तो और सारा अल्कोहल की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो यहाँ समस्या हो जाएगी ना। तो जब अल्कोहल की मात्रा यहाँ अधिक होती है तो यहाँ पर पेट्टिन अल्सर नामक रोग भी हो जाता है। शराबियों में अक्सर पेट्टिन अल्सर करके रोग होता है। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, पेट में चूहा कूदना क्या होता है समझिएगा। क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम जो है भोजन करते हैं प्रत्येक दिन 9 बजे सुबह भोजन करते हैं। कभी कभार किसी कारणवश हम भोजन न कर पाते हैं, 11 बज जाता है, तो पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? मीठा मीठा दर्द होने लगता है। तो देखिए क्यों दर्द होता है समझिएगा। हम जानते हैं कि हमारे शरीर से म्यूसिन का स्रावण होता है और इसके बाद HCl का स्रावण होता है। हम भोजन नहीं करेंगे फिर भी यह नियत समय पर हमारी ये कोशिकाएं से म्यूसिन का स्रावण होगा, फिर HCl का स्रावण होगा। और जब HCl को भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? इसी म्यूसिन की परत को काटने लगता है। और जब काटने लगता है तो हमारे पेट में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है, अब कुछ खाने के लिए आवश्यकता चाहिए होती है। तो दोस्तों समय से भोजन भी करना क्या होता है? अति ज़रूरी होता है। अब देखिएगा हम आमाशय में देख लेते हैं कि पाचन क्या, कैसे किसका पाचन होता है।
देखिएगा, अब अमाशय में जठर ग्रंथियों से, किन ग्रंथियों से? जठर ग्रंथियों से एंजाइमों का स्रावण होता है। किससे? जठर ग्रंथियों से एंजाइमों का स्रावण होता है। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो इसमें जठर रस का जो स्रावण होता है, तो उस जठर रस में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है रेनिन, रेनिन एंजाइम। दूसरा नंबर पर हम लोग देखेंगे पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन। और तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। ये कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। अब देखिएगा, रेनिन क्या करता है? रेनिन जो होता है, दूध में जो पाए जाने वाली प्रोटीन होती है केसीन। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन प्रोटीन होती है। इसी के कारण मित्रों दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और केरोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे केसीन बोलते हैं। और यह रेनिन जो है इस केसीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? केसीन का पाचन करता है। अर्थात रेनिन जो होता है दूध को किस में कन्वर्ट करता है? दही में बदलता है। तो आपसे पूछेगा कि दूध को दही बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो क्या बताएंगे? रेनिन बताएंगे। या आपको पूछेगा कि दूध की धुली हुई प्रोटीन किसे कहते हैं? केसीन को कहते हैं। अब देखिएगा, अगला हम लोग देखेंगे पेप्सिन। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। और प्रोटीन को यह पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज को क्या करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसी अम्ल यानी फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है मित्रों। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस अमाशय में किसका किसका पाचन हुआ? एक तो प्रोटीन का पाचन हुआ और एक किसका पाचन हुआ? वसा का पाचन हुआ। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं हुआ। तो यहाँ पर केवल दो पदार्थों का पाचन होता है, दो कार्बनिक पदार्थ, एक वसा और एक प्रोटीन। तो ये भी याद रखना कि अमाशय में किसका किसका पाचन होता है, वह कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर भोजन जो है एक पेस्ट के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है? पेस्ट। जैसे आप कोलगेट देखे होंगे, कोई भी टूथपेस्ट देखे होंगे जो पेस्टी अवस्था में होता है, अर्ध ठोस अवस्था में होता है, उसे पेस्ट बोलते हैं। तो इस पेस्ट अवस्था में भोजन हो जाता है जिसे हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। और यह काइम के रूप में भोजन आगे बढ़ता है और कहाँ जाता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम हिस्से में जाता है। किस हिस्से में जाता है? ड्यूडेनम हिस्से में जाता है। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर भोजन कैसा रहा होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। तो ये जाएगा तो इधर नुकसान करेगा अम्ल, क्योंकि आप जानते हैं कि अम्ल जो है हमारी त्वचा को जला देगा। यहाँ तो नहीं जलाता है क्योंकि यहाँ क्षार होता है। तो यहाँ पित्त रस से, यकृत से एक रस का स्रावण होता है जिसे हम पित्त रस कहते हैं। और यह पित्त रस इस ड्यूडेनम में आकर के मिलता है। तो यह पित्त रस भोजन को क्या बना देता है? क्षारी बना देता है और यह ड्यूडेनम में आगे बढ़ता है। अब देखिएगा, इसमें भोजन कहाँ पहुँचेगा? ड्यूडेनम में पहुँचेगा और छोटी आंत में पहुँचेगा। तो छोटी आंत के बारे में हम लोग समझते हैं। और छोटी आंत में भोजन किस रूप में पहुँचा? काइम के रूप में पहुँचा। किस रूप में पहुँचा है? काइम के रूप में पहुँचा है। अब समझिएगा, छोटी आंत, जब छोटी आंत में भोजन पहुंच गया, किस रूप में पहुंचा? काइम के रूप में पहुंचा। अब देखिएगा, छोटी आंत के भी तीन हिस्से होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। क्या होता है? इलियम। तो इस छोटी आंत में हम लोग देखेंगे, और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से अग्नाशयी रस आता है। कौन सा रस आता है? अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है, जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि इस रस से तीनों का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और वसा का भी पाचन होता है। तो इसलिए इस रस को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्नाशयी रस से एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब छोटी आंत में पाचन देखिएगा,
तो छोटी आंत में हम लोग देखेंगे तो छोटी आंत में जो होता है निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं देखिएगा, इसमें पाया जाता है इरेप्सिन, एक नंबर। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइपेज माल्टेज, सुक्रेस 5 नंबर पर, लैक्टेज, सुक्रेस, लैक्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेस और लैक्टेज, ये 5 प्रकार के कुल टोटल एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिएगा ये किसको किसको पचाते हैं। तो इरेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को, यानी प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड को किस में बदल देता है, प्रोटीन को या अमीनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का, ये अमीनो अम्ल में, यानी वसा को किस में बदल देता है, फैटी एसिड में बदल देता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, या माल्टोज को किस में बदल देता है, वसा को वसी अम्ल में बदल देता है, और माल्टोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज क्या करता है, यह सुक्रेज जो होता है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रोज को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदल देता है। और लैक्टोज क्या करता है, लैक्टेज जो होता है लैक्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, लैक्टोज का पाचन करता है। मित्रों, तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि जो अमीनो अम्ल होता है यह सरल कार्बनिक पदार्थ है, वसी अम्ल भी सरल कार्बनिक पदार्थ है, और ग्लूकोज भी कैसा पदार्थ है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में, वसा का वसी अम्ल में, और प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तन हो गया, अर्थात पाचन की क्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइम या जल की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जब यहाँ सरल कार्बनिक पदार्थ में आ गए तो यह पाचन की क्रिया पूर्ण हो गई। तो यहीं पे हम लोग समझेंगे कि छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से में पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से भोजन जो है पच जाता है, और इसी में भोजन के अवशोषण की क्रिया भी अधिक होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में होता है। अब यहाँ से जो अन्य शेष अपच भोज्य पदार्थ होते हैं, अपच पदार्थ जो होता है वह कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, उसमें केवल क्या होता है, अवशोषण होता है। और बड़ी आंत में जो अपच भोज्य पदार्थ होता है वह किस रूप में जाता है, काइल के रूप में जाता है। उसे क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं, समझिएगा। मुख गुहा से भोजन अमाशय में किस रूप में, बोलस के रूप में। बोलस से भोजन जो है छोटी आंत में किस रूप में, काइम के रूप में। किस रूप में, काइम के रूप में। और छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में किस रूप में, काइल के रूप में इंटर करता है। और इसी में पाचन की क्रिया, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, बड़ी आंत में केवल क्या होता है, अवशोषण होता है। अब देखिएगा कभी कभार कुछ कण इसमें फंस जाते हैं, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं मित्रों, अपेंडिक्स। देखो ये क्या करता था, सेलुलोज का पाचन करता था। क्योंकि जो हमारे हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे वो लोग
उनका जीवन वनस्पतियों पर आधारित था। पेड़ पौधों की कोमल लताओं को खाते थे, वनस्पतियों को खाते थे, तो वो उनका पाचन करता था सेलुलोज। आज हम लोग भोजन को पकाकर खा रहे हैं तो इसका कोई उपयोग नहीं है, तो यह एक अवशेषी अंग है। और कभी कभार इसमें कुछ कण वगैरह फंस जाते हैं तो दर्द होने लगता है, जिसे डॉक्टर काट करके क्या कर देता है, ऑपरेशन कर देता है। अब यहाँ से भोजन जाएगा यहाँ, इसमें अवशोषण होगा, इसमें जल का अवशोषण होगा ताकि हमारे शरीर में निर्जलीकरण की समस्या ना उत्पन्न हो पाए, और अवशोषण हो जाता है। इसके बाद ये भाग रेक्टम कहलाता है। इसी में अपच भोज्य पदार्थ मल के रूप में संचित होता है, जिससे हम एनस के माध्यम से क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर त्याग देते हैं। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि ये पाचन की क्रिया पूर्ण हुई। इसके बाद लीवर का भी क्या भूमिका होती है। अग्नाशय के बारे में मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्रावण होता है, और जिसमें एमाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 प्रकार के प्रमुख एंजाइम होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और लीवर से मैंने बता दिया कि इससे लीवर से जो होता है पित्तरस का स्रावण होता है, और इसके बहुत सारे कार्य हैं। भोजन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में, और हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी ये श्रावण करता है। हम लोग लीवर को पार्टिकुलर जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। और इसके बाद मैंने दांत और जिह्वा को भी छोड़ रखा है, वहाँ भी बताऊंगा आप लोगों को। मैं केवल आप लोगों को पाचन तंत्र समझाने का प्रयास किया था। काफ़ी मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा मित्रों। अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो पार्टिकुलर एक एक चीज़ों को पढ़ते चलेंगे और छापते चलेंगे। हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।